आज की जो घटना है इसमें ऐसे संबंधों को शर्मसार किया जाएगा जिसे सोचकर आप मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ऐसा भी हो सकता है, कोई व्यक्ति ऐसा भी कर सकता है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम रूपा है और इस घटना में हम जानेंगे कि कैसे एक मौसा अपनी 19 साल की साडू की लड़की के साथ कैसे बार व्रत करता है। तो चलते हैं, कहानी को बिना देरी के शुरू करते हैं। और हाँ, जो मेरी इस वीडियो में कमेंट करेगा मैं उसका नाम अगली वीडियो में लूँगी, जो बताएगा जिसका नाम क्या है और वो कहाँ से है। उत्तर प्रदेश हरदोई में एक घर होता है जिसमें होते हैं राम सागर पांडे। राम सागर पांडे की एक लड़की होती है निशा पांडे और उस घर में उसकी माँ रहती है। कुल मिलाकर ये 3 सदस्य रहते हैं। निशा पांडे जो होती है वो 12वीं क्लास में होती है। जो 12वीं क्लास में होती है वो 12वीं क्लास में टॉप कर जाती है, मतलब कि वो पूरे स्कूल में टॉप करती है। राम सागर पांडे जो होते हैं वो बहुत खुश होते हैं। वे कहते हैं कि हमारी बेटी ने पूरे कॉलेज में पूरे स्कूल में टॉप किया है और हमारी बेटी को अच्छा कॉलेज मिलना चाहिए। वे यही सोचकर उसका एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन करवा देते हैं, मगर वो जो कॉलेज होता है वो उनके घर से बहुत दूर पड़ रहा होता है। तभी वे सोचते हैं अपनी, मतलब कि निशा पांडे की माँ से कहते हैं कि तुम्हारी जो बहन है उसके पास है वो कॉलेज, क्या तुम अपनी बहन से बात कर सकती हो कि हमारी बेटी को वे रख ले जितने कॉलेज पूरा नहीं होता। तो वो अपनी बहन से बात करती है और कहती है कि बहन, मेरी जो बेटी है निशा पांडे, उसका जो कॉलेज है वो हमारे यहाँ से बहुत दूर पड़ रहा है, क्या तुम अपने पास रख सकती हो। निशा पांडे की जो मौसी होती है वो कहती है, अरे बहन तू कैसी बात कर रही है, निशा पांडे भी हमारी ही बेटी है, हमारे तो कोई बेटी है ही नहीं, मेरे तो 2 लड़के ही हैं, तुम बेझिझक होकर उसे यहाँ पर भेज सकती हो। अब इतना ही सुनते ही उसके जो पापा होते हैं वे कहते हैं कि चलो, निशा पांडे को कहते हैं कि तुम वहीं पर रहने लगो। और जब कॉलेज स्टार्ट होता है तो वे वहीं पर उसे छोड़ कर आ जाते हैं। निशा पांडे जो होती है वो वहाँ पर रहने लगती है और उसका मन भी लग जाता है। अब निशा पांडे जो होती है वो अपने मौसी के कामों में हाथ भी बटाती है और जो उनके बच्चे होते हैं उनके साथ खेलती भी है। निशा पांडे के जो मौसा होते हैं उनकी उम्र 43 साल होती है, जो कि एक प्लांट का काम करते हैं, जो कि पानी सप्लाई करने का काम करते हैं। वे सुबह जाकर शाम को घर आते थे। अब सही चल रहा था, निशा पांडे भी खुश थी, वो कॉलेज जा रही थी और पढ़ रही थी और अपने मम्मी पापा को किसी भी चीज़ की शिकायत नहीं आने दे रही थी। और मौसी जो थी उसकी वो भी खुश थी कि निशा पांडे कितनी अच्छी लड़की है, वो मेरे साथ घर के कामों में हाथ ही बटाती है, मेरे बच्चों के साथ भी खेलती है। ऐसे ही चल रहा था और एक दिन जो उसके मौसा होते हैं वे सुबह के टाइम कहते हैं कि निशा पांडे, चलो तुम्हें मैं घुमा कर लेकर आता हूँ, घर में पड़े पड़े तुम बोर हो गई होगी, बस कॉलेज से घर, घर से कॉलेज। जो निशा पांडे होती है वो कहती है कि ठीक है मौसा जी, मैं तैयार होकर आती हूँ। और निशा पांडे जैसे ही तैयार होकर आती है वो बहुत सुंदर लग रही थी। तो उसका मौसा जो होता है वो उसे जो पानी का प्लांट होता है वहाँ पर ले जाता है। और जो उसके मौसा का नाम होता है वो होता है मनीराम। मनीराम जो होता है उसे पानी के प्लांट पर ले जाता है, जहाँ से वो पानी लेता है और सप्लाई करने में लग जाता है। और जैसे ही वो सप्लाई करने में लग जाता है तो उसे रात के 10 बज जाते हैं, क्योंकि पानी का काम तो ऐसा ही होता है, रात के 10-11 ऐसे ही बज जाते हैं। तभी वो कहता है कि निशा मुझे भूख लगी है, क्या तुम्हें नहीं लग रही। निशा कहती है हाँ मौसा जी लगी है। तो एक होटल में जाता है जहाँ पर रुकने की भी सुविधा होती है, बेड आराम करने की भी सुविधा होती है। तो वहाँ पर जाता है और खाना खाता है और निशा को भी खाना खिलवाता है। और फिर वे लेट जाते हैं, कहता है कि थोड़ी देर आराम कर लो, हम लेट जाएंगे और फिर थोड़ी देर बाद चलते हैं। निशा पांडे जो होती है वो सोचती है कि ये तो मेरे पापा की उम्र के हैं और मौसा जी हैं। वो बेझिझक होकर उस बेड पर लौट जाती है और उसके मौसा जी भी वहीं पर लेट जाते हैं। और उसके मौसा जी जैसे ही उसके पैरों पर अपना पैर रखते हैं तो निशा कहती है कि मौसा जी आप ये क्या कर रहे हैं। तो उसका मौसा जो होता है वो उसकी बहुत तारीफ़ करता है, वो कहता है कि तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारे जैसा तो मैंने आज तक कहीं देखा ही नहीं, तुम कभी अपने आप को आईने में देखो कि तुम कितनी खूबसूरत हो। निशा पांडे जो होती है वो भी शायद थोड़ी अपनी तारीफ़ सुनकर भावुक हो जाती है और वो इतनी तारीफ़ करते करते उसके हाथ फेरने लगता है उसके ऊपर। निशा पांडे फिर कहती है कि मौसा जी ये सब ठीक नहीं है, मैं तुम्हारी लड़की की उम्र की हूँ। पर उसका मौसा कहता है कि तुम चुप रहो, पर निशा पांडे से बार बार मना करती रहती है। पुलिस का मौसा कहता है कि देख लो, अगर तुम चिल्लाई भी तो हम दोनों की ही बेइज्जती है, चुपचाप लेटी रहो। और निशा पांडे जो होती है वो मजबूर हो जाती है और वे दोनों संबंध बनाने लगते हैं और फिर वे अपने घर चले जाते हैं।
और फिर अगले ही दिन वो फिर कहता है, निशा पांडे चलो तुम मेरे साथ चलो। अनीसा जो होती है वो कहती है कि मेरा मन नहीं है, लेकिन वो उसे आंख दिखाता है और कहता है कि चलो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अनीसा जो होती है वो चली जाती है। अब फिर ऐसे ही होता है, वो फिर से उसके साथ संबंध बनाता है। उसकी जो मौसी होती है उसे कुछ पता नहीं होता, क्योंकि वो सोचती है कि निशा जो है वो तो हमारी बेटी की तरह है। उसके मौसा जी भी उसे बेटी की तरह मानते हैं। अब ऐसे ही चल रहा था। अब ऐसे चलते चलते जो निशा होती है शायद उसकी भी इसमें थोड़ी बहुत रजामंदी हो जाती है, क्योंकि ऐसे ही चलते चलते 2 साल बीत जाते हैं। निशा जो होती है ना वो अपने घर बताती है और ना ही अपनी मौसी से बताती है कि उसके साथ क्या हो रहा है। अब जैसे ही 2 साल बीतते हैं तो 2 साल बाद उसकी जो मौसी होती है उसे थोड़ी बहुत भनक लगती है, और वो कई बार उस अपने पति से कह चुकी होती है कि तुम उससे दूर रह करो, वो तुम्हारी बेटी की उम्र की है। पर वो सारी जो बातें होती हैं वो राम सागर पांडे को बता देती है। वो कहती है कि तुम्हारी बेटी का जो संबंध है मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे मनीराम के साथ। उसका जो पिता होता है वो बिना कुछ देरी के सोचे समझे और फिर वो उसकी शादी तय कर देता है। और शादी जो होती है वो 15 दिसंबर की होती है, और वो उसे अपने घर बुला लेता है कि अब तुम्हारी बची कुची पढ़ाई है वो अपने घर से पूरी करोगी। अब निशा का जो 1 साल बचा हुआ होता है वो अपने घर से शुरू कर देती है करना। लेकिन जब कुछ समय बीतता है तो जो उसका मौसा होता है मनीराम, उसको और हवस जागती है। वो सोचता है कि निशा को मेरे पास आना चाहिए, मैं निशा को बुलाना चाहता हूँ। ऐसे ही एक दिन रक्षाबंधन आती है। रक्षाबंधन जो आती है अगस्त में आती है, और वो फ़ोन करता है और कहता है कि साडू जी निशा को हमारे घर भेज दीजिए, क्योंकि आज रक्षाबंधन है और मेरे कोई बेटी नहीं है और मेरे लड़कों के बांधने के लिए कोई बहन नहीं है राखी बांधने के लिए। तो उसका साडू जो होता है वो जो राम सागर होता है वो खुद लेकर आता है अपनी बेटी को, और वहाँ पर छोड़कर उसे काम होता है वो लखनऊ में एक काम के लिए जाता है। और निशा पांडे जो होती है वो उनके लड़कों के राखी बांधती है और अपनी मौसी के साथ बातें करती है खूब बैठकर, और हंसती खेलती रहती है। और ऐसा ही समय बीतता चला जाता है और शाम हो जाती है। और जो उधर मनीराम होता है वो भी वहीं पर होता है, लेकिन शाम को जो वो निशा पांडे होती है वो बाहर घूमने जाती है, मगर घर वापस नहीं आती। मनीराम जो होता है वो राम सागर पांडे को फ़ोन करता है और कहता है कि जो निशा है वो शाम को घर से बाहर गई थी और अब रात के करीब करीब 12-1 बज चुके हैं और वो अभी तक नहीं आई। राम सागर जो होता है वो परेशान हो जाता है। वो सोचता है कि कहीं और चली गई होगी। वो सारे रिश्तेदारों में फ़ोन करता है, लेकिन निशा पांडे कहीं नहीं गई थी। वो जैसे ही दिन निकलता है और पुलिस थाने पहुँच जाता है और वहाँ पर जाकर सब कुछ बताता है कि उसकी जो बेटी होती है उसे वो मनीराम के यहाँ, मतलब कि यानी कि उसके मौसा के यहाँ पर छोड़ कर आया था, लेकिन वो कहीं पर चली गई और मिल नहीं रही है। पुलिस वाले जो होते हैं मनीराम से पूछते हैं कि वो किस टाइम बाहर गई थी, तो मनीराम बताता है कि वो शाम को गई थी, मैंने सोचा टहलने गई होगी, लेकिन वो घर वापस आती ही नहीं है। अब जो पुलिस वाले होते हैं उसकी निशा पांडे की फ़ोन लोकेशन निकलवाते हैं। फ़ोन लोकेशन जो होती है वो एक बस में होती है जो शाहजहाँपुर की होती है। वो ट्रैवल कर रही होती है। तो जैसे ही पुलिस वाले उस बस में पहुंचते हैं तो वहाँ पर कोई लड़की नहीं होती, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उसका फ़ोन होता है। तो उससे कंडक्टर से पूछते हैं कि भाई ये फ़ोन किसका है, तो कंडक्टर कहता है कि पता नहीं, इसे कौन छोड़ कर गया। कंडक्टर कहता है कि पता नहीं। तो पुलिस वाले सोचते हैं कि शायद उसका फ़ोन रह गया हो यहाँ पर। पुलिस वाले फिर आ जाते हैं। पुलिस वालों को इस बात का एहसास होता है कि कहीं ना कहीं मनीराम का ही इसमें हाथ है। और जैसे ही वे फिर से मनीराम को कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मनीराम का फ़ोन नहीं मिलता और वो घर पर भी नहीं मिलता, वो फरार हो जाता है। और जैसे ही उसकी लोकेशन निकलवा कर उसे पुलिस दबोचती है और उससे पूछताछ करती है और उस पर ज़्यादा दबाव डालती है और उससे पूछती है कि कहाँ गई निशा पांडे। और उस पर बहुत दबाव डालने के बाद तब बताता है कि निशा पांडे को उसने मार दिया। पुलिस वाले कहते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो वो बताता है कि उस दिन जब उसके घर निशा पांडे आई थी तो उसे बाहर ले जाता है घुमाने के लिए, और उससे कहता है कि तुम शादी कैसे कर सकती हो, हम दोनों 2 साल रिलेशनशिप में रहे हैं, तुम मुझे कैसे छोड़ सकती हो, और तुम्हारे पापा जहाँ शादी कर रहे हैं वहाँ शादी करने से इनकार कर दो। पर निशा जो होती है वो कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, जहाँ पर मेरे पापा शादी करने के लिए कह रहे हैं मैं वहीं पर शादी करूँगी। और वो मुझसे बहस करने लगती है और फिर मैं गुस्से में उसका गला दबा देता हूँ। और गला दबाने के बाद जब मैं देखता हूँ कि इसकी सांसें रुक गई तो मैं बहुत डर जाता हूँ। और उसका एक घर होता है जो दूसरे शहर में होता है, तो उस घर में जाता है और उस घर का खड्डा खोदकर उसमें उसको निशा पांडे को दबा देता है। उसका जो फ़ोन होता है वो बस में फेंक देता है जो शाहजहाँपुर जा रही थी।
पुलिस वाले ये बात सुनकर हैरान रह जाते हैं और उसे वहाँ ले जाते हैं जहाँ पर उसने निशा पांडे को दफनाया था। और निशा पांडे को निकलवाते हैं, उसको पोस्टमार्टम करवाते हैं और उसे उसका अंतिम संस्कार करवा देते हैं। अब ये जो मनीराम होता है सलाखों के पीछे चला जाता है। इसमें एक नहीं 2 घर उजड़े हैं। निशा पांडे जो अपने माँ बाप की एक अकेली औलाद थी, मनीराम की फैमिली जिसके 2 बच्चे थे, एक बीवी थी, ये दोनों बच्चे बिन बाप के हो गए। शायद इसमें मनीराम अगर निशा पांडे के साथ संबंध ना बनाता तो शायद ऐसा ना होता। और शायद जो निशा पांडे होती है वो एक दिन बाद ही अपने घर वालों को सब कुछ बता देती है, अपनी मौसी को सब कुछ बता देती, उसके साथ संबंध ना बनाती तो शायद ऐसा ना होता। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको जागरूक करना है और सतर्क करना है कि आप ऐसी ऐसी घटनाओं से बचकर रहे और अपने परिवार के साथ खुश रहे। नमस्कार।